ओएलएक्स कुछ ऐसा है जो मैं अक्सर इस्तेमाल नहीं करता। साल में एक दो बार बस। और कभी कभी ये सबसे आसान तरीका होता है जहाँ पर आप जल्दी से कुछ बेच सकते हैं, वरना बेचने का कोई मौका मिलता ही नहीं। लेकिन ये मेरे साथ तकरीबन 3 साल पहले ये हुआ था। मैंने ओएलएक्स कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तब मैं 22 साल का था और एक छोटे से घर में रहता था, मेरे एक साथी के साथ। थोड़े महीने बाद ही लीज ख़त्म हो रहा था और बिना साथी के रेंट अफोर्ड करना मुश्किल था। अपार्टमेंट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। इसका मतलब था कि मुझे अपने सारे फर्नीचर से छुटकारा पाना ज़रूरी था। सोफ़ा प्रैक्टिकल इतना यूज़ नहीं किया था और मेरे साथी और मैंने इसे लगभग 1 साल पहले ही ख़रीदा था, जब वो यहाँ शिफ्ट हुआ था। इसलिए उसे सड़क के किनारे रखना बिल्कुल बेवजह होता। वो चीज़ महंगी थी और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत भी थी अपने शिफ्टिंग में मदद करने के लिए। इसलिए मुझे ओएलएक्स का सहारा लेना पड़ा। ये मेरा पहली बार था जब मैंने कुछ बेचा था इस साइट पर, क्योंकि हमेशा मैं ही कुछ खरीदता था। मुझे कभी कोई अजीब अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ कुछ अनोखा महसूस होता था जब किसी और के घर में जाता था और अनजान से मिलता था। लेकिन इस बार मुझे आसानी महसूस हो रही थी, क्योंकि इस बार मैं अपने घर पे ही रहूँगा, क्योंकि मुझे सामान बेचना है, खरीदना नहीं। कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, लगभग 2 हफ्ते तक, जब कोई असली दिलचस्पी दिखाने वाले आदमी ने मेरे ऐड का जवाब दिया और देखने के लिए पूछा। वो मुझे कॉल करके कुछ सवाल पूछने लगा। सच में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो अपनी सुरक्षा के लिए और ये जानने के लिए कर रहा है कि मैं कोई अजीब व्यक्ति तो नहीं हूँ। उसका नाम रुकेश था और उसने बताया कि वो नए घर में शिफ्ट हुआ है और उसको सस्ते फर्नीचर की ज़रूरत थी जगह भरने के लिए। मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल उल्टे सिचुएशन में था, घर छोड़कर अपार्टमेंट में जा रहा था। उसने पोलाइटली पूछा कि क्यों जा रहे हो, जिसके बाद मैंने बताया कि मेरे साथी ने घर छोड़ दिया है, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अच्छे से सुना और मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा ही कुछ बता दिया। हम दोनों के काम ख़त्म होने के बाद सैटरडे इवनिंग को अराउंड 6 o'clock को टाइम फिक्स किया गया। जब वो वक्त आया, मैंने फ्रंट डोर खुला रखा और इंतज़ार किया। मैं गाड़ी देखते बैठा रहा 1 घंटे तक, बस उस व्यक्ति का इंतज़ार करते हुए। फिर आखिरकार फ्रंट डोर बंद करके किचन में खाना बनाने चला गया। मान लिया कि शायद वो नहीं आने वाला, लेकिन कुछ मिनट बाद डोरबेल बजने लगी। अब करीब 7 बजे थे, तो मुझे क्लियरली थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने मुस्कुराहट बनाई और दरवाज़ा खोला। मैं रुकेश हूँ, उसने कहा और अपना हाथ बाहर निकाला हाथ मिलाने के लिए। वो लंबा और मोटा आदमी था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैंने उससे हाथ मिलाया और उसे अंदर बुलाया। उसे लिविंग रूम में ले गया। वो सोफे को थोड़ी देर के लिए देखा, सिर हिलाकर अप्रूवल का इशारा किया। फिर मैंने फ्रंट डोर के बाहर फुटस्टेप और दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनी। 2 और व्यक्ति अंदर चले आए। सॉरी, ये मेरे दोस्त है जो मेरे साथ शिफ्ट हो रहे हैं। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने कहा। हाँ, ठीक है, मैंने नर्वसली कहा, जानते हुए कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं था। सच कहूँ तो मुझे अब बहुत अजीब सा लगने लगा और मुझे कुछ बुरी भावना होने लगी थी। मैंने सोचा कि मुझे इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। खुद को समझाया कि मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं फीलिंग्स दबाने में सफल नहीं हो पा रहा था। रुकेश दूसरी तरफ सोफे की ओर चला गया और थोड़ा झुककर कुछ चेक कर रहा था। फिर वापस खड़ा हुआ। ये क्या है यहाँ पर, उसने पूछा, सोफे की तरफ इशारा करते हुए। 2 और व्यक्ति मेरे पीछे खड़े थे। मैं मजबूरी में वहाँ गया जहाँ वो खड़ा था और सोफे की तरफ देखा। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। उसने फिर इशारा किया, जैसे कि वो चाहता है कि मैं झुक कर देखूं। 2 और व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे सामने खड़े हो गए, जबकि रुकेश मेरे पीछे था। धीरे से मैं झुका और सोफे के नीचे की तरफ देखा, लेकिन अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। मैं महसूस कर रहा था कि वो सब मेरे ऊपर सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बेबस और भयानक महसूस कर रहा था। बस मजाक कर रहा था, यहाँ कुछ नहीं है, रुकेश ने जोर से कहा और मेरे कंधे पर थप्पा मारा जब मैं खड़ा हुआ। मैंने एक नर्वस आवाज़ निकाली और कुछ कदम दूर चला गया। मुझे दिख रहा था कि दूसरे आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट है, जैसे कि वो कुछ साजिश रच रहे हो।
मैंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका सोचा, लेकिन वो मेरे घर में थे। मैं बस ऐसे ही नहीं जा सकता था और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको कहूँ घर से चले जाए। तो पसंद आया? मैंने जल्दी से पूछा। ये प्रोसेस तेज़ी से ख़त्म हो जाए इसलिए। रुकेश अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर मुझे देखा। उनके खुश मुस्कुराहट वाले चेहरे का रूप बदल गया था। एक अजीब चुप्पी की कुछ पल थे जब मैं रुकेश की आंखों में घूरता रहा। जैसे ही मैं पता लगाने की कोशिश किया, वो मुझ पर चढ़े और मुझे जोर से जमीन पर धकेल दिए। उनकी ताकत बहुत थी और मैं जल्दी से हार गया। बस यही दुआ कर रहा था कि मुझे और ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। रुकेश और दूसरे आदमी घर के अंदर दौड़ते हुए सब कुछ लूटे। हर कमरे में हाहाकार और धूम मचाया। मेरे ऊपर वाला आदमी मुझे मजबूती से पकड़कर जमीन पर दबाए रखा। अपने पूरे वजन के साथ मेरा सर सख्त लकड़ी वाले फ्लोर पर दबाया गया। कुछ मिनट के बाद रुकेश फ्रंट डोर के पास से बुला रहा था और आदमी मुझे छोड़कर घर से बाहर भाग गया। मैंने उनकी गाड़ी को निकल जाते और दूर होने की आवाज़ सुनी। जब तक मैं होश में लेटे जमीन पर पड़ा रहा, चोट, डर और भय से भर गया। कुछ मिनट बाद मैंने अपने आप को संभाला और धीरे धीरे फ्रंट डोर तक ठोकर मार खाते हुए चल दिया उसे बंद करने के लिए। मैंने तुरंत बाद में पुलिस को फ़ोन किया। किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ कि रुकेश का असली नाम रुकेश नहीं था। ना किसी के पास उससे जुड़े ईमेल या फ़ोन नंबर से कोई आइडेंटिफाइबल आदमी था। उन्होंने घर के आसपास से किसी चीज़ पर फिंगरप्रिंट्स लिए और ज़मीन पर उनके जूतों के निशानों की तस्वीर ली, लेकिन कोई शकदार पुलिस के बिना ये केस ठंडा हो गया। उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि मेरे घर पर छोड़े गए जूते के निशान कुछ हफ्ते पहले किसी और के घर पर भी छोड़े गए थे, जहां एक सिमिलर अटैक हुआ था। उस व्यक्ति के भी घर में कोई और नहीं था। संदेह है कि वो अकेले रहने वाले लोगों को खोजते हैं, इसलिए मैंने भी फालतू में अपने रूममेट के बारे में बताकर खुद को खतरे में डाल दिया था। चाहे जो हो, यह अनुभव मुझे बहुत तनाव और गुस्सा का सामना करवाता है। कुछ साल पहले मैंने ओलेक्स से एक ट्रक खरीदने की कोशिश की और पहले से ही कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी कीमत पर मिल रही थी और मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। मैंने पहले कभी ओलेक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग की अपने सामान को बेचने के लिए आम जगह है, यानी कि यहाँ सामान अक्सर सस्ते मिलते हैं। ओलेक्स पर कार्स की सस्ती कीमत के बावजूद मुझे अभी भी कुछ पैसे की कमी थी, जिसकी मुझे कैश में ज़रूरत थी एक सस्ती कार के लिए। थोड़ी स्क्रॉलिंग करने के बाद मैंने एक व्यक्ति को मैसेज किया जिन्होंने अपनी कार को 80,000 में पोस्ट किया था, और वो काफ़ी जल्दी रिप्लाई कर दिया। मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और जैसे कि साफ जवाब दिया, जैसे कि ऑनेस्ट हो। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये सबसे सुंदर तो नहीं है, लेकिन वो आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आपको पहुँचना है, और वो भरोसेमंद तरीके से बताया। मुझे उसकी बात से दिलचस्पी हुई और मैंने उसे मिलने के लिए एक बर्गर किंग के पास सहमत हो गया, जो दोनों जगहों के बीच में था, मेरी और उसकी जगह के। मैं पहले पहुंचा उबर लेकर, और वो लगभग 5 मिनट बाद पहुंचा। हम थोड़ी देर बात करने लगे और वो मुझे कार के बारे में और बताया। उसने कुछ माइनर प्रॉब्लम के बारे में बताया, लेकिन कुछ सीरियस नहीं था। बाद में मुझे पैसे की कमी थी, इसलिए मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। बिना सवाल पूछे मैंने पूछा कि क्या मैं टेस्ट ड्राइव कर सकता हूँ, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसे एक खाली पार्किंग लॉट पता है और वहाँ टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। सच कहूँ तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से उबर को बुलाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि वो सीधे सामने सड़क पर है और हम साथ में जा सकते हैं। मैं रूड नहीं होना चाहता और पहले कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये नॉर्मल बात है। पीछे देखते हुए मैंने उसे भाड़ में जा कहने वाला था, क्योंकि कोई भी इंसान को आप टेस्ट ड्राइव के लिए खाली जगह लेके जाओगे उसकी ड्राइविंग स्किल पे शक करते हुए, तो उसका दिमाग ख़राब होगा ही, जैसे मेरा हुआ था। लेकिन मैं छोटा था और वो बड़ा आदमी था, इसलिए मुझे किसी वजह से उस पर भरोसा था। जब मैं अंदर गया, उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके कारण मुझे उस पर और भरोसा हो गया। वो एक सच्चा आदमी लग रहा था। उसने ड्राइविंग शुरू कर दी, लेकिन हम सीधे सड़क के बाहर जाने के बजाय थोड़ी दूर गए, शायद बर्गर किंग से कुछ ब्लॉक दूर एक खाली पार्किंग लॉट में, जो सड़क से दूर था। ये खतरे का पहला रेड फ्लैग था।
जैसे कि दूसरा या तीसरा होना चाहिए था। ठीक है, अब स्विच करते हैं, उसने कहा और कार को पार्क किया। जब हम कार के आसपास एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे, उसने मुझे चाबियां फेंक के दी और कह दिया, ऊपर देखो। लेकिन वो मेरे तरफ नहीं पहुंची। मुझे चाबी पकड़ने के लिए कंक्रीट पर गिरना पड़ा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उन्हें उठाने के लिए झुका और जैसे ही मैं झुका, मैंने उसके पैर की भारी गति अपने कमर से महसूस की और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मुझ पर था और मेरी बैक पॉकेट से वॉलेट निकाल कर कार की तरफ भाग गया। मैंने तुरंत ज़मीन से चाबियां पकड़ ली, सोच कर कि शायद उसने गुस्से में भूल गया होगा और मैं किसी तरह का ट्रेड कर सकता हूँ बाद में। लेकिन अफसोस, जो चाबियां मुझ पर फेंका था शायद वो सिर्फ नकली चाबियां थी, क्योंकि वो सीधे वहाँ से चला गया, मुझे वहाँ अकेला छोड़कर। सबसे बुरा ये है कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे नंबर प्लेट भी याद नहीं आ सकी। मेरे पास अभी भी फ़ोन था और पहला काम था कि मैंने अपना एक ATM कार्ड कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था कि वो मेरे पास के पैसे खर्च कर दे जो मेरे पास नहीं थे। और फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं बर्गर किंग की तरफ चल कर गया और वहाँ रिपोर्ट फाइल की। जब वो मुझसे मिले, लेकिन सिर्फ एक पुरानी सफ़ेद कार की और एक एवरेज मिडल एज गोरे आदमी की जानकारी के साथ कुछ भी नहीं हो पाया। उसने ऐड हटा दी और उसका ईमेल भी कोई असली नाम का नहीं था, जैसे कि वीडियो गेम कैरेक्टर के जैसा। और फिर भी मुझे उसकी नंबर प्लेट नहीं मिली। तो सब कुछ मिलाकर मैंने बहुत पैसा खोया। मैं रूड नहीं होना चाहता था और पहले कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये नॉर्मल बात है। इस कहानी का सबक है कि OLX का इस्तेमाल संभाल कर करें और मैं जितना बेवकूफ़ बना, आप भी वैसे मत बने। मैं एक बड़े कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन जब मेरी पुरानी कोवर्कर ने मुझे बताया कि वो सिर्फ अपने आप काम करके और OLX मार्केट प्लेस में ऐड डाल के मेरे से 3 गुना ज़्यादा कमा रही है, तो मैंने भी इस पर जानकारी लेनी शुरू की और बाद में वैसे ही करने लगी। मुझे करीब 7 महीने तक अमेजिंग पैसे मिल रहे थे, जब तक कुछ अजीब चीज़ें ना होने लगी। जब तक मुझे इतना क्रीपी इंसान कभी नहीं मिला और मुझे उम्मीद है कि फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने एक आम ईमेल का जवाब दिया जिसमें किसी ने मुझसे अपने घर की सफाई करने को कहा था। इसका तरीका यह है कि वो मुझे बताते हैं कि मुझे कौन से कमरे साफ़ करने हैं और उसके हिसाब से कितना समय लगेगा, और इसके लिए मुझे उनके घर जाना पड़ता है एस्टिमेट के लिए, या फिर वो मुझे एक वीडियो भेज सकते हैं अपने घर का। ये तरीका मेरे पुरानी कंपनी में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन मैं अच्छी कीमत पर काम कर रही थी और लोगों को हर हफ्ते आने पर भरोसा होता था। एक आदमी मुझे अपने घर का वीडियो भेजा और वो घर बहुत साफ दिख रहा था, जैसा कि कई क्लाइंट्स के साथ होता है, जो सिर्फ अपनी साफ़ सफाई को बनाए रखने के लिए दूसरों को काम पे बुलाते हैं साफ़ सफाई कराने छोटी मोटी। हमने एक दिन और समय तय किया और कुछ दिनों बाद मैं वहाँ पहुँची घर साफ़ करने के लिए। मुझे ऊपर से शुरू करने को कहा गया और मैं नीचे तक काम करने लगी। बेसमेंट साफ़ करना ऐड में मेंशन नहीं किया गया था और किचन और बाथरूम टाइल्स विशेष ध्यान देने वाला था। वो मुझे दरवाजे पर मिला और मुझे ऊपर ले गया ताकि मैं नीचे आते जाऊँ, और वहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने साफ़ करना शुरू किया ये सोचकर कि वो चला जाएगा, लेकिन वो वहाँ खड़ा ही रहा, मुझे देख रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़ी औरतें जो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है वो मुझे देखती है, लेकिन यह आदमी जो है वो मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं और कुछ करूं, लेकिन वो कुछ समय के लिए वहां खड़ा रहा। जब मैंने तुम्हारी OLX पर ऐड देखी थी, मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे पास होना ही था, उसने कहा। शुरू में मुझे इसका कोई फ्लर्टिंग अंदाज नहीं लगा। मुझे उसकी बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने ये सब बहुत बार सुना है, लोग अक्सर बेवजह चीज़ें कहते हैं, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा और झूठी प्रशंसा की। अरे वाह, शुक्रिया। यूजुअली मैं लोगों से कहती हूँ कि वो कमरे से बाहर रहे सफाई करने के लिए, वो आसान होता है, मैंने कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन क्लियरली बात थी, क्योंकि जब वो कमरे से निकला वो सीधे सामने वाले कमरे में गया और वहाँ बेड पर बैठकर मुझे देखने लगा। इस समय मुझे अजीब सा लग रहा था और मुझे ये सोचकर डर लग रहा था कि वो मुझे सीधे 3 घंटे तक देख रहा था। मुझे एक आइडिया आया और जब मैं धूल साफ कर रही थी, मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर दरवाजे के पीछे गई, उसे हल्का सा खुला छोड़ दिया
ताकि कमरे के बाकी हिस्से के लिए वो मुझे नहीं देख सके। बस मुझे इस दिन से गुजर जाना था, पैसे लेना था और कभी भी यहाँ नहीं आना था लौट के। मैं बाथरूम की तरफ गई जो कमरे से जुड़ा था। लगभग 20 मिनट के बाद जब मैं ग्रोट साफ कर रही थी, मुझे वापस से किसी की नज़र महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा और देखा कि वो दरवाजे के रास्ते में वहाँ खड़ा है। मुझे आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहिए। मैं भूल गया कि आपको वैनिटी को वैसे ही छोड़ना है। ये मेरी बीवी की थी। वो 2009 में गुजर गई। वो सारा वक्त मुश्किल था। सब कुछ सामने आने से मुझे अभी याद आया। मैंने ठीक है कहा और कुछ पल चुप रहने के बाद ऑकवर्ड नज़रों के बीच उसने आखिरकार छोड़ दिया। मुझे हैरत हुई कि उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शन ओएलएक्स पे नहीं डाला, जैसे मास्टर बेडरूम वैनिटी को छूने से मना किया जाए अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट था तो। लेकिन जब मैं उसके आसपास साफ कर रही थी, मुझे समझ में आया कि काउंटर पर कुछ मेकअप था जो कुछ साल पहले ही आया था। ये बात 2017 की है और उसने कहा कि उनकी बीवी 2009 में गुजर गई। लेकिन काउंटर पर पड़ा मेकअप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो 2015 से पहले नहीं आए थे और मुझे इस बात का पता था क्योंकि मुझे उनके मार्केट में आने से बहुत उत्सुकता होती थी और अगर ये वैनिटी प्रिजर्व की गई होती तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती। पहले से ही मुझे डाउट था तो अब तो बिल्कुल कंफर्म था। शुगर था कि वो मेरे बाकी समय के लिए मुझे नहीं देख रहा था और मुझसे बात नहीं कर रहा था, जैसे कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा हो। मैं नीचे जाने से डर रही थी, लेकिन मैं आधे काम में थी और बस बाकी काम ख़त्म करके इसे जल्दी से समाप्त करना चाहती थी। मैं रसोई तक पहुंच गई और वहां से शुरुआत की। रसोई से देखा जा सकता था कि लिविंग रूम में कुछ गड़बड़ थी। इस बंदे के घर में कोई तस्वीर भी नहीं लगी हुई थी। मैं इतने घर साफ कर चुकी थी और मैंने कभी ऐसे घर को नहीं देखा जिसमें तस्वीरें ना हो। चाहे वो अकेला रहने वाले लोग हो या हॉलीवुड कार्ड्स तो उनके फ्रिज पर लगे होते थे। मुझे पता नहीं कि ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा था, लेकिन कर रहा था। और जैसे ही मैंने फैसला किया कि मैं बस बाकी काम जल्दी कर लूँगी और उसके लिए कॉस्ट कम कर दूँगी, वो आर्चवे में दिखाई दिया और मुझसे एक और काम करने की विनती की। मैंने हिचकिचा कर पूछा कि कौन सा काम। उसको मालूम था ऐड में लिखा था नो बेसमेंट क्लीनिंग, लेकिन वो भूल गया था कि अगले हफ्ते उनके मेहमान आ रहे हैं और वहाँ पूल टेबल और सब कुछ है। वो सिर्फ जल्दी से वैक्यूम करवाना चाहता था। मैंने उन्हें कहा कि मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है और मैं आज कर पाऊंगी या नहीं इसका कोई मुझे भरोसा नहीं, लेकिन शायद अगली बार करूंगी। फिर उसने कहा कि मैं डाइनिंग रूम को छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो कभी इस्तेमाल नहीं होता है और सिर्फ बेसमेंट के फ्लोर साफ़ कर दूँ। मैंने जवाब दिया और समझाया कि कल वापस आकर पूरा बेसमेंट साफ़ कर दूँगी, सिर्फ फ्लोर्स नहीं। बस थोड़ा सा टाल दिया था, लेकिन तभी इस बंदे का पूरा व्यवहार बदल गया। वो बहुत अजीब बिहेव करने लगा और कहने लगा कि बस फ्लोर साफ़ करवाना है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज ही क्यों नहीं कर रही हूँ। वो कहने लगा कि उसको और उनकी वाइफ दोनों को सच में बेसमेंट फ्लोर्स की ज़रूरत है। उनकी वाइफ जो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। तब मुझे समझ आया कि ये बंदा क्लियरली कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या। मैंने कहा कि अगर मुझे वक्त मिलेगा तो करूँगी। वाह, क्या आप सिर्फ एक बार देख सकती हो कि वहाँ क्या काम है? बिल्कुल जल्दी हो जाएगा, बस बहुत तेज़ी से। जब मुझे पता चला कि वो रुकने वाला नहीं है, तब मैंने फ़ोन करने का नाटक किया और दूसरे कमरे में चले गई। फिर मैंने अपने दोस्त को सब समझा दिया जो हो रहा था फ़ोन करके। वो मुझे देखने के लिए इस एड्रेस पर आ रही थी और जब वो आ जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो मुझे फॉलो करने या कुछ और करने की कोशिश ना करें। मैंने फ़ोन से बात ख़त्म की और उसको बता दिया कि मुझे कोई फैमिली इशू आ गया है और मैं कल सब ख़त्म करने आ सकती हूँ, जो कि ऑब्वियस तौर पर झूठ था। उसने मुझे बिल्कुल ठंडक से देखा और कहा, फिक्र ना करो, मत आना। फिर वो ऊपर चले गए और मुझे अपने सामान इकट्ठा करने दिए। मुझे पता था कि मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इस पॉइंट पर मैं सिर्फ यही महसूस कर रही थी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं छूट गई। मेरी दोस्त मेरी कार की डिक्की भरने तक पहुँच गई और वो पूरी समय खिड़की से मुझे घूर रहा था। मैं चली गई और जब पहुंची तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उनके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वो बंदे ने कोई कानून तोड़ा ही नहीं था।
बस वो बहुत क्रीपी था। उन्होंने मुझे बेसिकली ऑब्वियस बात बताई कि वहाँ मत जाना, जो मुझे पता था कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बस सबको याद दिला रही हूँ, अगर आप OLX जैसे साइट्स के थ्रू किसी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन कितना अजीब है और कौन नहीं। इसलिए अपने सिक्स सेंस पर भरोसा करें और हमेशा किसी फ्रेंड्स या फैमिली को अपने जाने वाले एड्रेस और निकलने का समय बताएं, बस सुरक्षा के लिए। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम थी, वो मेरे साथ बेसमेंट में क्या करने वाला था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी और को इसका पता ना चले।